Thank you, everyone. The students of Mayo College and Mayo College Girls' School have woven together a couple of performances to mark the inauguration of the festival. May I now invite the Mayo College Indian Orchestra. Thank you, everyone. Charukeshi. The students of Mayo College and Mayo College Girls' School have woven.
नमस्कार। आदरणीय सौरभ सिन्हा जी, जनरल कुलकर्णी जी, मैडम कुलकर्णी, हेडमास्टर्स, अद्वैता काला जी, प्रसून जी भी हमारे बीच है, और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, देखो मैं मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा हूं, तो यहाँ तो राजस्थान सहित बाकी प्रदेश के बच्चे भी हैं, और हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जब मामा का मतलब क्या होता है? एक तो मामा उसको कहते हैं जो माँ का भाई होता है, और मामा वो भी होता है जो बच्चों से दो दो माँ जितना प्यार करता। माँ माँ और मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। क्योंकि मैं मानता हूं कि बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, और सच तो यह है कि प्रेम ही ईश्वर है, और कुछ ना बांटो, प्यार तो बांटते चलो। मैं खड़ूस नेता नहीं हूं जो कभी मुस्कुराई ना। मैं मध्य प्रदेश में ही बच्चों के साथ मस्ती करता हूं, गले लगाता हूं, जहां मैं जाता हूं मैं दोनों बाहें फैलाता हूं और बच्चे दौड़ के मेरे गले से लिपट जाते हैं। इसलिए मैं चीफ गेस्ट नहीं हूं। चीफ गेस्ट का हिंदी में मतलब होता है मुख्य अतिथि। अरे अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, और मेरी तारीख तो मैडम अद्वैता जी तय करवा के आई थी। और दूसरी बात, अपने बच्चों के बीच में मेहमान नहीं हो सकता। मैं आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूं, आप भी खुश हो? तो आप पहले कुछ बात करते हैं। आज मैं 3-4 चीजें आपसे कहना चाहता हूं, और वो भी इसलिए कि हमको सफलता प्राप्त करनी। सफलता केवल अपने लिए नहीं, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, प्रसून जी बैठे, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो जीवन ऐसा बने जो केवल हमारे काम ना आए, औरों के काम भी आए। पहली चीज तो ये कि अपने आप पर विश्वास रखो। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। अगर हम सोचें कि नहीं मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मुझसे टैलेंट में बच्चे बहुत आगे हैं, तो हम अपने आप को कमजोर समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने मुंह की मक्खी उड़ाने भी पड़ोसी को आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ठान लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, देखो स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं। बचपन से मैंने पढ़ा और आज भी वो मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उन्होंने कहा है पढ़ना। हम सबको कहा, मनुष्यों को कहा, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो।
अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए पहली चीज, निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। अपने आप को जाने। और एक बात और मैं कहता हूं जो मैं महसूस करता हूं, एक तो हमारा चेतन मन होता है जो सोचता रहता है मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। कई बार नेगेटिव भी सोचता है, कई बार सकारात्मक भी सोचता है। लेकिन एक आपका अवचेतन मन होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जैसा सोचते हो वैसे ही अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है। आपने सोचा कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो अवचेतन मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और हम वैसे ही होते चले जाते हैं, डरते, सहमे, नहीं कर सकते। लेकिन तुमने सोचा कि मैं कर सकता हूं, तो अवचेतन मन आपको वैसा ही तैयार कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर वैष्णव देवी जाना हो दर्शन करने, ये घंटा कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं खत्म करूं। अगर कोई कहे 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ जाओ, तो चढ़ने को तैयार हो गए क्या? कहोगे पागल है क्या, 14 किलोमीटर काहे को चढ़े। लेकिन अगर वैष्णव देवी के दर्शन करने जाना हो और तय कर लो कि बस जानी है, तो अपने आप शरीर में वो ताकत पैदा हो जाती है कि बच्चे भी दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं। यह अवचेतन मन की शक्ति है। तय कर लिया जाना है तो जाओगे, पहुंचोगे। और इसलिए बड़ा सोचो बड़ा करने का। देखो जितने भी बड़े लोग बने वो हमारे जैसे हड़ मास के पुतले थे। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। महात्मा गांधी साधारण इंसान थे, पहले वकालत की थी, लेकिन पहली बार जब बोलने खड़े हुए, उनको बहस करनी थी तो हाथ पांव कांप गए थे उनके। ये सच है, उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखा है। लेकिन दृढ़ निश्चय होके जब उन्होंने सत्य के लिए लड़ना शुरू किया तो विश्व बंद हो गए। दुनिया आज भी पूछती है महात्मा गांधी को। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक देख लीजिए। मैं थॉमस एडिसन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनने बल्ब का आविष्कार किया था। वो इतनी मंद बुद्धि के थे कि स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और 1200 बार उन्होंने कोशिश की बल्ब बनाने की, 1200 बार असफल हुए। तब 1879 में वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। लेकिन 1200 बार जो असफल हुए, उसके बाद उन्होंने लिखा क्या कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने ये जान लिया कि इन 1200 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। बड़े वैज्ञानिक। लाल बहादुर शास्त्री जी, पैसे नहीं थे तो नदी, हमने पढ़ा है, किताबें माथे पे बांध के नदी तैर के जाते थे पढ़ने। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। कलाम साहब कितनी गरीबी में पले थे, मिसाइल मैन बने। एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। धीरू भाई अंबानी, यमन में जाके उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की थी। 300 रुपया मिलते थे और व्यवसाय शुरू किया तो एक छोटा सा कमरा, एक कुर्सी, टेबल, 2 सहयोगी, और फिर कितने बड़े आर्थिक साम्राज्य के मालिक बने। ये मैं मेरे बेटा बेटियों इसलिए कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे। ये गांठ बांध लेना, जो सोचोगे वो बन जाओगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पिताजी के साथ चाय बेचने का काम स्टेशन पे किया उन्होंने। और आज भारत के ऐसे सफल प्रधानमंत्री हैं कि पूरी दुनिया अपने देश का लोहा मान रही है। दुनिया का नेतृत्व कई मामलों में आज भारत कर रहा है। तुम में से हर एक कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि पहले तुम तय करो कि करना क्या है। किसी भी क्षेत्र में अगर पहुंचना है तो टॉप पर पहुंचना है, जैसे तैसे कैरियर बनाना है, जिंदगी गुजारना है। इसके लिए तुम नहीं हो, तुम बड़ा काम करने के लिए हो। और तुम सौभाग्यशाली जो मेयो कॉलेज जैसे स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिला है। और इसलिए अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय करो और बड़ा लक्ष्य तय करके रोड मैप बनाओ। उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे, उस रोड मैप पे चलने के लिए कड़ी मेहनत करो। और कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन जुड़ा हुआ है। कब सोना है, कब उठना है। और शरीर को भी स्वस्थ रखो। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मेरे जैसा दुबला पतला नहीं। और इसलिए योग व्यायाम यहां तो करा ही जाता होगा मुझे लगता है। ध्यान जिसको मेडिटेशन कहते हैं। कभी कभी अंतर्मुखी होना भी सीखो, अंदर झांक के देखो। और शरीर स्वस्थ रखने के योग व्यायाम ध्यान के अलावा 3 मंत्र और है, वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा। अपने यहां ऋषियों ने कहा है अगर शरीर स्वस्थ रखना हो तो क्या खाना चाहिए। मित भूख, हित भूख, ऋतु भूख, 3 चीजें कही। मित भूख मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ। हित भूख मतलब वो खाओ जो शरीर के लिए उपयोगी हो। नहीं, कई बार गोलगप्पे, कचौड़ी, समोसे, पराठे ये कभी नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कभी कभी चख लेना चाहिए, लेकिन शरीर के लिए जो हितकारी हो। और ऋतु भूख मतलब ऋतु में जो चीज पैदा होती हो, सीजनेबल फल हो, सब्जियां हो। मेरे बेटा बेटियों, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को दृढ़ रखना, हमेशा बड़ा सोचना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए। आदमी ने सोचा कि उड़ना है, पक्षी उड़ते हुए देखे, उड़ना है तो कई लोग पहले पता तो पंख लगा लगा के, रस्सियों से पंख बांध बांध के कूदे कि कैसे उड़ सकते कि नहीं उड़ सकते। और उसी उड़ने की कल्पना ने राइट बंधुओं से हवाई जहाज का आविष्कार करवा दिया। चांद पे पहुंचना पहुंच गया, मंगल पे अब जा रहे हैं। सोचते हैं और हो जाता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। बोलो सोचो कोई बड़ा। बड़ा सोचेंगे हम दीनहीन बन के नहीं जिएंगे। याद रखो तुम दुनिया में महान काम करने आए हो, बड़ा काम करने आए हो। और सोचोगे तो बड़ा काम करोगे अपने देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए और स्वयं के बेहतर जीवन के लिए। मेरी अनंत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है और मामा का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और मामा भी तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। Thank you, sir, for such inspiring words. We will now commence with the panel discussion. May I request the moderator, Ms. Advita Kala, along with the panelists, Shahi Mijaz Khan from Mayo College and Kanak Chandak from Mayo College Girls School, to please join us on stage. They will be in conversation with Shri Shivraj Singh Chauhan on Being Mamaji, a journey into the heart.
I now request Ms. Adrita Kala to take over for further proceedings. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मामा जी. मैं भी आपको ही मामा जी ही बुलाती हूँ बिकॉज वो आपका नाम ही बन गया. मैं पहले सोच रही थी कि कुछ एंड डायरेक्टर साहब के टेल मी सम 50 years ago चाचा नेहरू आए थे यहाँ और अब मामा शिवराज आए हैं. तो क्वाइट अ जर्नी. धन्यवाद. आपने समय निकाला और आप हमारे बीच जुड़े आज. और मुझे पता है कि बच्चों ने जितनी अपनी स्पीच एंजॉय की है वो मुझे लग ही रहा था कि अभी उद्घाटन है तो थोड़ा रिस्ट्रेंड थे. पर अगर ये अंतिम सत्र होता तो सीटियाँ और तालियां तो और बजती. और नाउ आई थिंक आई विल हैंड ओवर टू आवर यंग फ्रेंड्स जिन्होंने आपके लिए कुछ सवाल प्रिपेयर करके रखे हैं मेयो गर्ल्स और मेयो बॉयज़ से. तो शुरू करिए और बीच बीच में मैं भी कुछ सवाल पूछ लूँगी. और ऑडियंस बच्चे प्लीज़ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ remember and just place your hand up. We'll give some 10 minutes after for questions. Thank you. गुड इवनिंग सर. सबसे पहले तो मिस वर्ता मैं आपका स्वागत करता हूं. और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ना केवल मध्य प्रदेश के राज्य में बल्कि पूरे देश में आपको मामा जी के नाम से जाना पहचाना जाता है. तो आपसे यही पहला सवाल होगा कि आपका नाम मामा जी पड़ा कैसे? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जैत, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुद्धि तहसील में. बचपन से मैंने देखा कि गांव में बेटा और बेटी में भेद किया जाता है. बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, ढोल बजे, खुशियां मनाई जाती थी. बेटा आया है, माँ का मुखमंडल भी खिल जाता था, बेटा आया है. और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो. मैंने अपने घर में भेदभाव देखा. मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, मेरी दादी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, मेरी बहन से उतना प्यार नहीं करती थी. बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, बेटा कुल का दीपक. अब बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी. मन में वेदना होती थी कि ये भेदभाव क्यों. अब चेतन मन की बात अब मैं अभी आपसे कही थी, ये भेद क्यों बेटा बेटी में. भगवान ने एक माँ की कोख से दोनों पैदा हुए, भगवान ने दोनों बनाए, क्यों भेद करते हैं. फिर मैंने स्त्री और पुरुषों में भेद देखा. पति पत्नी में झगड़ा हो तो पति उठाते थे, पत्नी को पीट देते थे, कई बार डंडा मार देते थे. मैंने वो दृश्य देखे कि पति मार रहा तो पत्नी दौड़ के बचने के लिए दूसरे घर में घुस रही है, बचाओ बचाओ करते हुए. और आधा घंटे के बाद चोट अगर लगी है तो कपड़ा बांध के फिर उसी पति के लिए रोटी बना रही. उन्हें भूख लगी होगी, अब तो रोटी बनाऊंगी उनके लिए. मेरी आत्मा रोती थी. मैं सच कहानी आपको बता रहा हूं. और सोचता था कि अन्याय क्यों. तो जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं ये कहने लगा बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती. जब मैं 9वीं 10वीं में पहुंचा तो एक सामाजिक विवाह होते थे, सम्मेलन में विवाह, राजस्थान में, शायद राजस्थान में भी होते हैं. एक विवाह में मुझे बोलने का मौका मिल गया तो मैंने कहा कि देखो बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती. तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो. बेटी आ गई और कल बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा. अब मुझे लगा कि भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा. बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान बनना चाहिए. जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को नहीं आने देगी. और हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब जैसी स्क्रीनिंग होने लगी कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी है, तो लोग ने कोख को कत्ल खाना बना दिया. बेटियां कोख में मारी जाने लगी. और सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी. तो लगा कुछ करना चाहिए. और मैं जब कुछ नहीं था एमएलए एमपी, तब भी मैं कोशिश करता था कि गरीब बेटियों की शादी अपने मित्रों के सहयोग से करूं. तो मैंने विवाह करना शुरू किया. लेकिन जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना 29 नवंबर 2005 को
अगले दिन मैंने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में गरीब बिटियाओं की शादी मम्मी पापा नहीं करेंगे, अब सरकार करेगी, ताकि शादी बोझ ना रहे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने बनाई। और दूसरी बात मैंने तय की कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। मैंने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी लखपति पैदा हो। तो वो हंसने लगे, बोले सर इम्पॉसिबल, कैसे होगा ये? इनका मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए पॉसिबल होगा। और हमने तय किया बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में, उसके नाम से हम उसके अकाउंट में पैसे जमा करेंगे और उस पैसे से पढ़ाई के लिए भी पैसा देंगे, और जब बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। इस योजना का नाम हुआ लाडली लक्ष्मी योजना। और इसमें तय किया बेटी के अकाउंट में पैसा डाल के जन्म लेते ही, जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में 12500, कॉलेज पास आउट करे तो फिर 12500, और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख रुपया देने की मैंने व्यवस्था की। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। संकल्प था कि लखपति पैदा होगी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर। और आज मुझे कहते हुए इतनी प्रसन्नता है कि 2006-07 में जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने वो बचत पत्र दिए थे लाडली लक्ष्मी के, आज मेरी वो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं। और उन्हीं बेटियों ने सबसे पहले हमें कहना शुरू किया मामा। जैसे जाम किया हमने शिक्षा का, पहले गांव-गांव स्कूल नहीं होते थे तो 5वीं पास करके बेटी घर बैठ जाए, तो मैंने कहा बेटी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पे बैठ के जाएगी। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले साइकिल देना शुरू की। दूसरे गांव अगर बेटी जाती थी साइकिल मिली, फिर किताबें। जब बेटियों को मिली तो थोड़े दिन के बाद भांजे मुझसे नाराज हो गए कि मामा बेईमानी हो रही है। बेटियां साइकिल पे, हम पैदल। तो मैंने बेटों को भी देना शुरू कर दिया, तो उनने भी मामा कहना शुरू किया। और इसके बाद एक के बाद एक गांव की बेटी योजना मैंने बनाई। गांव में अगर 12th क्लास में बेटी अच्छे नंबर लाती है तो उसके अकाउंट में 5000 रुपया डालेंगे। फिर हमने तय किया कि जो बच्चे 75+ नंबर लाएंगे परसेंटेज में बोर्ड के एग्जाम में, उनको मैं लैपटॉप दूंगा। तो वो लैपटॉप देना शुरू किया। फिर एक और योजना मैंने बनाई कि मध्य प्रदेश में जिस बच्चे में टैलेंट है, अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी हो, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, तो उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। तो धीरे धीरे सब बच्चों ने मुझे मामा 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 कहना शुरू किया। और वो मामा ऐसा चला कि बाद में बूढ़ों ने भी मामा ही कहना शुरू कर दिया। अब मामा ही हूं मैं। ये मामा बनने की कहानी बेटा। एक क्विक सवाल मामा जी, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप भांजियों की तरफ ज्यादा पार्शल हैं भांजों के। थोड़ा तो हूँ, इसलिए कि उनके साथ मैंने बचपन से अन्याय होते हुए देखा। मैं सब परिवारों की बात नहीं करता, लेकिन आमतौर पे जो होता था, लेकिन बेटों का भी उतना ही ध्यान रखता हूँ मैं। आजकल जैसे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हो या सीखो कमाओ जैसी योजना हो, तो वो बेटियों के लिए भी है और बेटों के लिए भी। नमस्ते, मेरा नाम कनक चांडक है। मैं मेयो कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि 2007 में आपने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसमें आपने महिलाओं के बीच बाल विवाह को कम करने और फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की। क्या कानूनी कार्यवाही करके भी ऐसा किया जा सकता था, और यदि ऐसा किया गया होता तो उसके परिणाम क्या होते? देखिए, दोनों चीजें, एक मन से स्वीकार करना और एक जबरदस्ती स्वीकार करवाना, दोनों तरह के उपाय हम काम में लाते हैं। जैसे कोख में बेटियां मारी जाती थी, बाद में कानून बन गया, कोई डॉक्टर स्क्रीनिंग नहीं कर सकता और नहीं तो फिर सजा भुगतेगा। तो मुझे लगता है दोनों चीजों में हमको तालमेल बिठाना पड़ेगा। हमको कानून बना के बाध्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि सठम साठ्यम समाचरित, अगर कोई दुष्ट है और बिना कानून के नहीं मानता तो सजा ही एकमात्र या कानून ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, हमको समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी।
देखो, मैंने समाज की मानसिकता बदलने के लिए मध्य प्रदेश में जितने शासकीय कार्यक्रम होते थे, मैंने बेटियों की पूजा शुरू की। मैं बेटियों के पैर धोता था, उनको तिलक लगाता था, पूजा करता था। क्यों? अकेले मेरे पूजा करने से तो सब लोग बेटियों को नहीं मानने लगेंगे। लेकिन एक मैसेज था समाज की मानसिकता बदलने का कि बेटियों को सम्मान दो, आदर दो। और बाद में मैं उस सम्मान को बहनों तक भी ले गया। मैंने बहनों के पैर भी धोना शुरू किए। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, तो दोनों का मान और आदर होना चाहिए। तो एक समाज की मानसिकता बदलने का काम दोनों करने पड़ेंगे। मामा जी, जैसे ये मामा जी जो आपका उपनाम है, ये एक बहुत गर्म जोशीपूर्ण और एक मिलनसार यानी कि अप्रोचेबल छवि है। और आप एक राजनीतिक नेता होने के मांगों और जिम्मेदारियों के साथ इस व्यक्तिगत संबंध, ये एक पर्सनल जो कनेक्शन है, इसको कैसे संतुलित करते हैं? अब जैसे अभी मुझे लग रहा है कि मैं औपचारिकता छोड़ के अपने बच्चों से हाथ मिलाऊं, उनको गले लगाऊं, और मैं रोज करता हूं। कल ये सत्येंद्र मेरे साथ था, लाड़कुई करके गांव में थे। बच्चे चिल्लाए मामा, मैंने दोनों बाहें फैला दी तो बच्चे दौड़ के मेरे गले से लिपट गए। प्यार बांटो, प्यार अनौपचारिक हो जाओ तो सब अपने हो जाते हैं। हम मेहनत करनी पड़ती है। मैं कई बार एक दिन में 5-5, 10-10 हजार लोगों से हाथ मिला लेता हूं, उनको गले लगा लेता हूं। कठिन है, लेकिन इतना आनंद मिलता है कि इस खुशी की कल्पना आप किसी धन और दौलत से नहीं कर सकते। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, प्यार ही ईश्वर है। लोगों को प्यार करो, प्यार बांटो, तो प्यार का आनंद सारी थकान भुला देता है। मामा जी, आपने लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन लाने के विचार से शुरू की थी? मेरे दिमाग में बात थी कि अगर स्त्रियों को, बहनों को बराबरी का अधिकार देना है तो उनका सामाजिक सशक्तिकरण, उनका शैक्षणिक सशक्तिकरण, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करना पड़ेगा। सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, या जो मैंने कहा एक दर्द देखा बहनों की जिंदगी में। जैसे मैंने देखा कि मजदूर बहन, हम लोग राजस्थान में भी देखते होंगे, कई घंटे काम करती थी और कई बार बेटा बेटी को जन्म देने के 2-2 दिन पहले तक काम करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी और फिर खेतों में मजदूरी शुरू कर देती थी। बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रख देती थी या घर छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कुछ करो, तो एक योजना बना दी कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया उस बहना के खाते में डालेंगे, ताकि वो अपने बच्चे को ठीक से दूध भी पिला सके और 2 महीने कम से कम घर रह के आराम भी कर सके। ऐसी एक के बाद एक राजनीतिक सशक्तिकरण। तो मुझे लगा कि महिलाएं घर में ही रहती, चुनाव कौन लड़ेगा? लोकतंत्र में तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ये शासन माना जाता, महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं? तो स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश ने दिया। आदि सरपंच बहनें होंगी, आदि मेयर बहनें होंगी, आदि जिला पंचायत की अध्यक्ष बहनें होंगी। और जब हमने ये किया तो बड़ी संख्या में बहनें चुन के आई और सरकार चलाने का काम करने लगी। फिर मेरे मन में एक बात और आई कि संपत्ति अक्सर खरीदी जाती है परिवार के पुरुष के नाम पे, महिला के नाम पे कोई नहीं खरीदता। तो मैंने एक ट्रिक अपनाई कि अगर बहन के नाम से, महिला के नाम से संपत्ति खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क जो लगता है, रजिस्ट्री का पैसा लगता है, वो केवल 1% लगेगा। पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5% लगेगा। अब रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए बहन के नाम पर संपत्ति खरीदी जाने लगी। पतिदेव पत्नी से बोले, पप्पू की मम्मी तेरे नाम मैंने जमीन करा दी है, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। तो इस चक्कर में बहनों के नाम पे दुकान, मकान, खेत खरीदना लोगों ने शुरू कर दिया। और जो लाडली बहना बेटी आपने बात कही, देखिए धरती के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पे भी जितना पुरुष का अधिकार है उतना स्त्री का भी अधिकार है। मुझे लगा 2017 में एक योजना बनाई, बेगा, भारिया, शहरिया, जनजाति होती थी, ट्राइब्स,
उनकी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू किए तो उनके यहाँ परिवार में कुपोषण खत्म हो गया, पोषण का स्तर सुधर गया। तो मेरे मन में एक बात आई कि हर बहन के खाते में अगर हर महीना पैसा जाएगा तो बहन पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर पुरुष को दे दो तो दारू पी के भी इधर उधर वेस्ट कर सकता है, लेकिन बहन कभी नहीं करेगी। और इसलिए हमने खाते में पैसा डालना शुरू किया, लाडली बहना योजना बना के 1,000 से शुरू किया, अभी 1,250 रुपया हम खाते में डालते हैं। और उस बहन ने कभी पैसे का मैंने पूछा किस योजना का इम्पैक्ट क्या है, तो बहनों ने मुझे कहा, गरीब बहनों ने, कि सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सासू माँ बड़े प्यार से बोलती, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो, पैसा तो आ ही रहे। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो पतिदेव के मिजाज भी बड़े अच्छे हो गए हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। इसने परिवार में सम्मान दिलाने का भी काम किया। और कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। एक बहन ने कहा कि मैंने चाय की गुमटी खोल ली, एक ने कहा मैंने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली, अब उससे और ज्यादा लाभ कमा रही हूँ। तो ये जो चारों तरह का सशक्तिकरण है, ये बहनों की जिंदगी में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रहा है। और एक बात आज मैं कह रहा हूँ, मेयो कॉलेज में लाडली लक्ष्मी जैसे किसी ना किसी रूप में हर एक राज्य ने बनाई। आज मेरा दावा है लाडली बहना योजना, नाम लाडली बहना ना रखे, नाम बदल बदल के कल हर एक राज्य करेगा, कोई बच नहीं सकता। महिलाओं की ताकत अब राजनीति में खड़ी हो गई है और उस वुमेन पावर को अब कोई नकार नहीं सकता। मामा जी, एक और सवाल है। नेता बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत आश्वासन देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने ये लाडली बहना योजना इज वन ऑफ इफ नॉट द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेड स्कीम। ये आपने कैसे किया? क्योंकि बाबू और नेता का कॉम्बो ज्यादातर फेल ही होता है। बात बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को पिछले साल मैं सोच रहा था कि अब बहनों के आगे और क्या, तो मुझे लगा कि हर बहन के खाते में, गरीब बहन के खाते में पैसा जाना चाहिए। तो 28 फरवरी 2023 को मेरे दिमाग में योजना आई। 5 मार्च को 1 लाख बहनों के बीच मैंने बैठ के खुद फॉर्म भरवाना शुरू किया। और उसके बाद 20 मार्च से लेके हमने 30 अप्रैल तक फॉर्म भरवाए और मई में स्क्रीनिंग की और 10 जून को खाते में पैसा डाल दिया। खाते में पैसा डालने के पहले 1 रुपया डाल के देखा कि सब खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ये करने के लिए मैं रोज मॉनिटरिंग करता था कि आज कितने आवेदन भरे गए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, किसी ने पैसे तो नहीं मांगे। अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसका कियोस्क वगैरह जो होते थे वो भी हमने सील कर दिए। और हर रोज मैं मॉनिटरिंग करता था कितने आवेदन आए, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई। पूरे प्रशासन को लगा दिया। और जब लग जाता है बाबुओं को कि सीएम की प्रायोरिटी है और अगर गड़बड़ हो गई तो सीएम छोड़ेगा नहीं, तो फिर वो गड़बड़ नहीं करते। और हमने विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इस योजना को इम्प्लीमेंट करके 1,32,00,000 बहनों के खाते में पैसे डाल दिए। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। इतनी तेजी से इम्प्लीमेंट होने वाली ये योजना शायद प्रशासनिक दक्षता का सबसे उत्तम उदाहरण है। मामा जी, आपने बैलेंस कैसे किया टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल एज एम्पथी जो हम कहते हैं लीडरशिप में? आपने ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा कंपैशनेट हो या एम्पथी हो तो फिर लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं, और अगर ज़्यादा कड़क हो तो फिर वो दिल से दिल का जो आपने कनेक्शन बनाया है वो नहीं बनता। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। आपको जहाँ सख्त होना चाहिए वहाँ सख्त भी दिखना पड़ेगा। मैंने एक बात कही, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, अपनी टीम को आप प्यार भी करते हैं, अच्छे काम को आप एप्रिशिएट भी करते हैं, तो टीम फिर दिल से काम करती है। और दूसरी बात यह कि जब ये भरोसा हो जाता है कि ये इंसान अच्छे मन से कर रहा है, तो अधिकांश लोग फिर दिल से साथ देने लगते हैं। और ये आपने आत्म का सुख, मन का सुख, इसका कोई उदाहरण दीजिए, थोड़ा एलैबोरेट करिए इस पे। देखो, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? देखो बेटा बेटियों, हम लोग जो हैं
मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको जो मैं सोचता हूं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो है ही हम जो दिखाई दे रहा है, तो शरीर है तो हमको शरीर का सुख चाहिए। मैंने कहा जैसे शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, तो भोजन चाहिए, व्यायाम चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन शरीर के साथ साथ हम मन भी है। केवल शरीर को सुखी करने से मनुष्य सुखी नहीं होगा। अब मैं तुमको मन के सुख का उदाहरण देता हूँ। आज मेयो कॉलेज में पढ़ रहे हो, कल यहाँ से अगर विदा हो और 2 साल बाद अगर किसी दूसरे शहर में दिखाई दिए तो एक दूसरे को देख के गले से लिपट जाओगे कि नहीं? खुशी होगी कि पुराना दोस्त मिल गया। ये मन में होती है, मन का सुख इसको कहते हैं। माँ के पास तोतली आवाज में बोलते हुए कोई बच्चा आता और माँ उस बच्चे को उठा के अपने कलेजे से लगा लेती है, तो उस समय माँ को जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर कोई कवि है, प्रसून जी जरा मुझे माफ कर देंगे, और कोई कविता लिखी है और कविता कोई सुना दे और कोई कहे वाह क्या शब्द है, क्या भाव है, तो उससे कितना आनंद प्राप्त होता है। प्रसून जी से मैंने माफी पहले ही मांग ली। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मजेदार मन के सुख का आपको। एक बार मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो एक कार्यक्रम में मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था। राजनीतिक कार्यक्रम था, युवा मोर्चे का। कार्यक्रम खत्म हो गया, हम लोग ट्रेन से आते जाते थे। ट्रेन में थोड़ा सा वक्त था शाम का, तो मैं उस कार्यक्रम में बोला था। ट्रेन में वक्त था तो एक कमरे में हम आराम कर रहे थे, तभी कुछ हमारे नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके मेरे पास आए और बोले ये आपके भाषण से बड़े प्रभावित है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनको सम्मान किया, खड़े होकर बैठाया। वो बैठे तो उनने उस समय मुझे कहा, ये 80 की बात है, 85 के आसपास की, 86 के। वो बोले बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हैं। बोले इस खराब हालत को देख के मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा मर गई है तो कवि है, और उस समय कविता सुनने का मूड मेरा बिल्कुल नहीं था। तो मैंने एक मित्र बगल में बैठे थे, मैंने कहा इनको सुनाओ, ये ज्यादा समझते हैं। तो वो बोले नहीं शिवराज ही समझता है। तो मेरी मजबूरी थी कविता सुनने की, तो मैंने कहा सुनाइए। अब उनने कविता सुनाना शुरू किया, तो अब कहना ही पड़ता है, पसंद आए तो भी और ना आए तो भी, ये दिखाने के लिए कि समझ में आ रही है वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो हम कहते जा रहे थे वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था, तो मैंने वो गिलास उठाया और एक एक घूंट पानी पीना शुरू किया। और पानी पीते पीते मेरी नजर मेरे दोस्त से मिल गई। वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहा था। उसको मुस्कुराते हुए देख के मुझे हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, क्या करूं समझ में नहीं आया। बाद में सोचा ये सोचेंगे कि इसमें तो शिष्टाचार ही नहीं, करूं क्या। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो दोनों घुटने टेक के मैं उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया और मैंने कहा माफ कीजिए मुझसे बड़ी गलती होगी। तो वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। तो ये अगली पंक्ति सुनने का सुख है, मन का सुख। अब बच्चों ने देखो अभी कितना अच्छा, हमने अभी देखा कितना अच्छा परफॉर्म। बच्चों से अगर कोई गवा अच्छा परफॉर्म कर तो मन में आनंद आता है, इसको कहते हैं। ऐसे एक और होता बुद्धि का सुख। जैसे केबीसी आता कौन बने करोड़पति, अब उसमें हॉट सीट पे आप नहीं बैठे। अमिताभ बच्चन बिग बी ने पूछे सवाल और वो स्क्रीन पे उभरे और आपको अगर उत्तर आ गया तो आप वहां बैठे बैठे चिल्ला पड़ते भी, और फिर देखा बगल वाली फिर देखा अपन को दिया। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये जमीन पे क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं गया। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तो लोग जो आ रहे थे जा रहे थे गुजर रहे थे उनको बुलाया, पूछा कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो। हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा। जमीन पे नहीं गिरता तो पानी ऊपर क्यों नहीं गया, तो लोगों का गया पागल। इतने सालों से हम देख रहे हैं तो चीज ऊपर से नीचे तो गिरती, लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसकी हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। सिद्धांत को खोज के जो न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख।
आर्किमिडीज का सुना होगा, पृथ्वी की उछाल शक्ति का सिद्धांत, पानी के डब में वो पता नहीं जा सकता नहीं है। यूरेका के सड़कों पे दौड़ पड़े थे तो यह बुद्धि का सुख। लेकिन एक और आत्मा का सुख होता है, वो बता के मैं इस बात को खत्म करूंगा। देखो हम दो हैं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का। जो बाहर का शिवराज है वो कई बार सोचता है यार झूठ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, गलत काम कर लो, चोरी कर लो, वो गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी हम कोई चीज ऐसी सोचते तो अंदर से आवाज आती, मत करिए, गलत है, मत करिए, गलत है। अंतरात्मा की आवाज वो हमको रोकने की कोशिश करती है। कई बार हम रुक जाते हैं तो गलत काम करना है, फिर गलत काम नहीं करना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं जिस गाँव व्यत में रहता हूँ वो नर्मदा जी के तट पे, नर्मदा जी बड़ी पवित्र नदी है। बरसात में जब नर्मदा जी में बाढ़ का पानी आता था तो हम दृश्य देखने बचपन में नदी के किनारे खड़े हो जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था जब तक गाँव में पानी आता। एक बार हम देख रहे थे नदी उफल रही थी, किनारे थोड़े बचे हुए थे, दृश्य हम देख रहे थे। अचानक एक बच्ची का पैर फिसला और गिर गई नदी में। चिल्लाए सब, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दौड़ा कोई नहीं। अचानक एक आदमी तेजी से दौड़ के कहीं से आया, नदी में बचा के ला रहा था। तो सबकी उत्सुकता थी कि आदमी है कौन जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी बच्ची को। जब उसको देखा, ये मेरे बचपन की बात है, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो उस इलाके का, उस जमाने का सबसे बड़ा चोर था जिसका नाम था गुलाब। हम अपनी भाषा में कहते थे गुलबा। अरे वो जो गुलबा है, अब भाव बदल गया, चोर है लेकिन बच्ची बचाई। तो उसको बिठाया और पूछा फिर भैया तूने बच्ची बचाई कैसे? उसने कहा देखो ईमानदारी की बात ये कि मैं रात में ये देखने आया था कि सेंध कहाँ लगाना है। अब तुम में से कई जानते नहीं हो कि सेंध क्या होती है। पहले चोर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, घर अंदर घुसने के लिए दीवारों को सेंध लगाते थे, फिर घुसते थे, फिर चुप्पी करते थे। उसने कहा वैसे तो मैं सेंध लगाने आया था, लेकिन जब इस बच्ची को मैंने गिरते हुए देखा और कोई नहीं बचा रहा था तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं इसको बचाने नदी में कूद पड़ा। तो चोर के मन में भी अंतरात्मा होती, बुरे आदमी के मन में भी, उसको गलत काम करने से रोकती है। और जब हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उस समय हमको जिस आनंद का अनुभव होता है उसको कहते हैं आत्मा का सुख। जैसे मैं अगर अपने भांजे भांजियों से मिलता हूँ, लाडली लक्ष्मी बेटी से, इतना आनंद आता है कि बेटी पढ़ रही है, बेटी आगे बढ़ रही है, मन गदगद और प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। यह आत्मा का सुख। और इसलिए हमको शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करने चाहिए। ये शिवराज जी चाहती हैं कि मैं आपके, क्योंकि आपने कविता की बात की, कुछ आपसे कहूँ या तो मुझे, तो आपने जिस कवि का जिक्र किया मुझे पता नहीं वो कौन थे, तो लेकिन मुझे ये कहना है आपकी पूरी मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से कि आप जिस तरह से ह्यूमर का और हास्य का प्रयोग करते हैं, बीच में अपनी बात को बहुत सहजता से कहते हैं, तो मुझे कुछ लाइनें अपनी एक याद आ रही हैं कि चलो हंसी को रिवाज कर, चलो हंसी को रिवाज कर लें, है मौन एक मोतियों की माला कभी किसी पल जो टूटे तक से, है मौन एक मोतियों की माला कभी किसी पल जो टूटे तक से, तो टिप्पे खाते हजार मोती खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बात बरसों के। है मौन एक मोतियों की माला कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप्पे खाते हजार मोती खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बात बरसों के जंगलों। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा ले, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसा, पलक झपकते ही दूर जाती है खिल्लियों सी, ये दूर है इसको पास कर, चलो हंसी को रिवाज कर। वाह, प्रसून जी के लिए तालियां। चलो हंसी को रिवाज कर लें। बाबा जी, जैसे आप
आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए होंगे, बेशक ये काबिल तारीफ है, पर इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो महिला सुरक्षा है वो भी बहुत जरूरी है। आपसे जैसे 2022 में आपने कहा था कि आपकी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण में प्राथमिकता, तो उसके लिए आपने क्या काम किए और क्या काम आगे आप करते हैं? दो चीजें, एक हमने फैसला किया कि पुलिस की भर्ती में पहले बेटियां बहुत कम जाती थी, तो हमने मध्य प्रदेश में तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्तियां कम से कम बेटियों की, बाद में 35% कर दिया, क्योंकि सुरक्षा की जवाबदारी जिन पे है उनमें अगर बेटियां होंगी, कई बार ये होता था कि थाने में अगर शिकायत करने कोई बहन गई और वहाँ सारे पुरुष बैठे पुलिसकर्मी, तो उतनी निडरता के साथ अपनी बात नहीं कह पाती थी। तो एक तो ये किया। दूसरा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया, क्योंकि दोनों तरह की चीजें, एक मानसिकता बदलना और एक अगर कोई दुष्टता करे तो उसको दंड देना। तो मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, फांसी की सजाए मौत उसको दी जाएगी। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के बिना, भय के बिना नहीं डरते, तो कठोर सजा का प्रावधान भी किया और मानसिकता बदलने की कोशिश की थी। पुलिस में भी 35% भर्ती का प्रारंभ। और ये एक और सवाल आपसे ये है कि आपकी उम्र अभी 64 ईयर्स है, रोज आप 15-16 कैंपेन में भी जाते हैं, ये ट्री प्लांटेशन में भी जाते हैं, तो यह आपकी इस फिटनेस का राज क्या है? मैंने कहा कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। अंदर अगर दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो शरीर से वैसे रसायन अपने आप पैदा होने लगते हैं। करना है करना है करना है, तो आदमी उतना काम करता है। मैं कई महीनों 2-2, 2.5 घंटे सोकर भी मैंने काम किया, लेकिन 2-3 चीजें। एक, जब भी मौका मिले योग, व्यायाम और मेडिटेशन ना छोड़ो, करने की कोशिश करो। मैं नियमित करने की कोशिश करूँ। दूसरे, जो मैंने आपको अभी बताया था, खाने में बहुत संयम रखता हूँ। जितना देखो खाएंगे खाए के लिए, केवल स्वाद के लिए थोड़ी खाना, शरीर को स्वस्थ रखने को मुझे ये करना है, तो शरीर वैसा बन जाता है। भगवान अपने आप ऐसा बना देता है, अंदर से ही तो ताकत आपके अंदर पैदा हो जाती है कि आप काम करते हुए चले जाते हैं। तो आप जैसा सोचोगे करोगे, वैसे आप भी बन जाओगे। और अब ऑडियंस से कुछ सवाल अगर हो तो हम 2 सवाल ले सकते हैं या 3, पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा और फिर सवाल पूछिएगा और थोड़ा संक्षेप में कहिए। जी, यहाँ पे एक हाथ उठा है, यहाँ हमारे मित्र जो हैं। जी, अपना परिचय दीजिए और फिर सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कृष्ण मोदी और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने आंदोलन शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको पुरुषों से हेट भी मिलने लगी या फिर नहीं? पुरुषों से हेट ऐसा है कि मानसिकता बदलने की कोशिश में कुछ दिक्कतें तो होती, जैसे जब हमने बेटी बचाओ के साथ साथ बहनों को भी आगे लाओ शुरू किया और 50% रिजर्वेशन की जब बात की, तो पुरुषों ने बहुत विरोध किया। ये औरतें क्या करेगी, गड़बड़ कर लेगी, ये तो औरतों को सर पे बिठाने का काम कर रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका। ऐसी कई तरह की बात आई, लेकिन हम दृढ़ संकल्पित थे और इसलिए किसी भी दबाव को हमने नहीं माना। जब मैंने पुलिस में भर्तियों की बात की तो पुलिस के अफसरों ने विरोध किया कि लड़कियां क्या करेगी आगे पुलिस में, आप तो ब्लंडर कर रहे हो। लेकिन हम जिद पे अड़े रहे और आज हम देख रहे हैं कि बेटियां पीछे नहीं है बेटों से। तो कोई काम अगर आप प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा बहुत हेट भी होती है, थोड़ा बहुत विरोध भी होता है, लेकिन अंततः अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जमाना स्वीकार कर लेता है, जमाना झुक जाता है।
और कोई सवाल? जी हाथ उठाइए। हाँ यहाँ पे आ गए, यहाँ ये आखिरी रो पे है। जी पूछ लीजिए, किसी के पास माइक है अभी? Good evening, sir. My name is Bhumanjay Singh Karmawas. So my question to you is, आपका 18 साल का एज ए सीएम एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा इसलिए था कि मैं एक बात बताऊं बेटा, जब मैं सीएम बना तो उसके पहले कभी मंत्री कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट सीएम ही बना। तो लोग उस समय सोचते थे कि ये पता नहीं, इनको अनुभव नहीं है, चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन मैं तो बनते जुट गया काम में, और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जैसा सोचेंगे और करेंगे वैसा बन जाएंगे, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं। तो काम करते चले गए और जिद जुनून और जज्बा लगातार काम करवाता गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि 18 साल कैसे निकल गए। दिन और रात काम करने में आनंद आता गया। मैं मानता हूं कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा, और एक आत्मसंतोष मेरे मन में है कि मध्य प्रदेश को विकास, क्योंकि हमारा राज्य माना जाता था मध्य प्रदेश गरीबू, जो बीमारू राज्य, आज बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की पांत में ले जाके मध्य प्रदेश को खड़ा कर पाए। मध्य प्रदेश में एरिगेटेड लैंड थी केवल 7.5 लाख हेक्टर, हम बढ़ा के लेकर 47 लाख हेक्टर, 700% उपज बढ़ी हमारे यहाँ। 100 लाख मीट्रिक टन से 700 लाख मीट्रिक टन हमने अन्न का उत्पादन कर दिया। पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपया थी, बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई। जीएसडीपी 71,000 करोड़ की थी, बढ़ के 15 लाख करोड़ हो गई। सड़क, बिजली, पानी का जाल बिछ गया। तो मन में लगा, और फिर जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब के लिए, किसान के लिए, बेटा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो मन में एक आत्मसंतोष है कि जीवन को हम सफल कर पाए। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि बेहतर काम कर पाए। जी नमस्ते मामा जी, मेरा नाम पराक्रम सिंह कुशवाहा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन पहले कृषि प्रधान जिले में एक गैर कानूनी पटाखों की फैक्ट्री फटी थी, उस पर आपकी क्या राय है? जैसे आप अपने 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? मॉनिटरिंग हर हालत में तगड़ी होनी चाहिए। कई तरह के काम समाज में इस तरह के होते जिनकी तरफ उतना ध्यान नहीं जाता, और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। नमस्कार मामा जी, मेरा नाम है लक्ष्यराज सिंह राजावत, और मेरा सवाल ये है कि आपने जितने भी देश की बहनों को, बेटियों को जो पैसे दिए, और इतने पैसे क्या जो आपके ऊपर जो मंत्री बैठे हुए थे और जो आपके नीचे थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की कि आप इतने पैसे दे रहे हैं, और इतने पैसे जो आप 1,000 हर बार और 2,000 हर बार? तो बेटा ये सच बात है कि जब आप कोई नई स्कीम बनाते हैं, पहली स्कीम जब हमने बनाई लाडली लक्ष्मी, तब भी बहुत विरोध हुआ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। जब लाडली बहना बनाई तब भी ये बात आई। लेकिन मध्य प्रदेश जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, हमारा बजट जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 21,000 करोड़ था, पिछले साल 3,19,000 करोड़ का था। अब अगले साल, इस साल जो बजट आएगा 3,50,60,000 करोड़ आएगा। जब मानसिकता ये होती कि हमको कल्याण के काम में पैसा लगाना है, तो पैसे की व्यवस्था हो ही जाती है। मुझे कभी अर्थाभाव नहीं रहा, खजाने में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी। तो आपत्ति लोग करते हैं, लेकिन रास्ता हमने निकाला। जवाबदारी मेरी है, बाकी स्कीम्स भी चलेगी और इसके लिए भी पैसा लाऊंगा। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बात होती है, हमने बेटर करों का संग्रहण किया, चोरी रोकने के प्रयत्न किए, लीकेज रोके, तो उसी बजट में हम और ज्यादा पैसे लाते गए और पैसे की कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन हमने सोच लिया, पैसे आ गए, योजना चल गई और लोगों का भला भी हो गया। और भांजियों से कम ऑन। हाँ नमस्कार। किधर लेडीज फर्स्ट और फिर नमस्कार, मेरा नाम लवानिया सहबाना है और मैं 12वीं कक्षा हूँ। तो मेरा सवाल आपके लिए ये है कि मतलब आपका जो मामा जी का सफर रहा, अगर आप एक शब्द डाल सके तो क्या शब्द होगा? मैंने पहले ही कहा कि शब्द के पीछे जो भाव है वो है प्यार का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का। आप सबको अपना परिवार मानो तो अपने आप प्यार उमड़ता है और लोग अपने होते चले जाते हैं। एक बात अपने यहाँ कही गई है कि एक ही चेतना सब में है,
जिसको दूसरे शब्दों में कहा तुलसीदास जी ने सिया राम में सब जग जानी, जिसको और संस्कृत में कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा ही मानो, जिसको और व्याख्या करें तो एम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा ही मेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, तो सबको अपना मान लो तो आप मामा हो जाते हो। बस और उसी पीछे सर मेरा नाम सक्षम गोयल है और मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर सक्षम पहले बोल रहे हैं। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको फिर से सीएम बनने का मौका दिया जाए तो फिर आप क्या क्या बदलाव लेंगे? ये काल्पनिक सवाल है। मैं इतने साल रह लिया मध्य प्रदेश में, मुझसे ज्यादा कोई नहीं रहा। मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखो बेटा, मैं सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश में रहा और इस बार पार्टी ने तय किया कि बदलाव आना चाहिए। मैंने भी कहा कि इतने साल हो गए बनते बनते, अब कोई दूसरा बन के काम करे, इसलिए पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया कि इस बार अब चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी होना चाहिए। और मेरा अपना विश्वास है कि वो मुझसे अच्छा काम करेंगे, इन योजनाओं को भी जारी रखेंगे और आगे और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो लोग कहते मामा तो किसी को आने नहीं दे रहा। मामा जी, अब बस काफी सवाल ये है कि युवा जो है वो एक उभर की विषय, तो आप आखिर में इन सब युवाओं को क्या सलाह देंगे जो अपने समुदायों को एक सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की खासतौर पे वो जो राजनीति। देखो, एक तो राजनीति को कोई बुरा ना हो, कोई खराब ना हो, तो राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखो, अगर मोदी जी राजनीति में ना होते तो इतने बड़े परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से कर पाते हैं। आप मेरे ही सोचो, अगर मैं राजनीति में ना होता तो मैं क्या करता था? 11 कन्याओं का विवाह कर दो, 20 कन्याओं का विवाह कर दो, मिलके मित्रों के साथ, इससे ज्यादा तो नहीं करता था। मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैंने लाड़ी लक्ष्मी बना के 44 लाख में क्या लाड़ी लक्ष्मी भला किया, कल्याण करवाया। अभी हमने संकल्प किया लाडली बहना को लखपति बहना बनाना। मैं मध्य प्रदेश में कहता हूँ नहीं रहेंगी, हम आसमानी से बताते क्यों करेंगे, आगे बढ़ेंगे और लखपति बनेंगे। ये मंत्र सुन रहा हूँ मैं बहनों के मन में, क्योंकि हमने योजना बनाई लखपति दीदी। तो मध्य प्रदेश में 15 लाख गरीब पहले 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाने लगी साल में, वो लखपति दीदी हो गई। राजनीति में आके आप बड़ा काम कर सकते हो अगर आप पद पे पहुंचे और आपके मन में सचमुच में तरह से काम करने का। आप देश बदल सकते हो, आप दुनिया बदल सकते हो। गाँव में तो निमंत्रण देता हूँ देश बदलने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, समाज बदलने के लिए, और तुम्हें करना ही है ये। भावी भारत का निर्माण तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें से कई को राजनीति में भी आगे आना पड़ेगा और आगे बढ़ के बेहतर काम करके भारत को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो दुनिया को दिशा दिखा सके, और अपने देश में वो ताकत है। और आज मेयो कॉलेज के इस मंच से मैं कहता हूँ भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगा तो भारत ही कराएगा। उसके लिए मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, जाओ अगर रुचि है तो हिम्मत के साथ राजनीति में आओ, अच्छे मन से आओ, सच्चे मन से आओ और ईमानदारी से बेहतर काम करके बदलो हिंदुस्तान और बदल दो जमाना, दुनिया बदलो। मामा जी, भांजों की तरफ से आखिरी सवाल है। बहुत आगे जाना चाहिए, कब आगे रहेंगे? अच्छा, हम भागेंगे तो बुरे ही बुरे रह जाएंगे, काय बुरे नहीं दूंगा, रिप्लेस करो अच्छों से। मामा जी, भांजों की तरफ से आखिरी सवाल जी। आपने हमें बताया कि हमें हर एक मनुष्य के साथ प्यार से रहना चाहिए और दुनिया में प्यार बढ़ाना चाहिए, बट हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जिनमें उन्हें कठोरता सहनी पड़ती है।
तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से पल थे और फिर भी आपने उन लोगों को अपने साथ प्यार के साथ कैसे बढ़ा के चला और अंत में विजेता निकले? तो आप कुछ ऐसे पल बता सकते हैं जो आपकी करियर और ज़िंदगी में है? देखो बेटा, दोनों तरह की चीजें मैंने कहा। एक बार अगर कोई दुष्ट है और गड़बड़ करके लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसको तो ताकत से ही समझाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ सीबी के कुछ आतंकवादी थे, जेल ब्रेक करके भागे तो एनकाउंटर में मारे गए। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में डकैतों का राज एक हिस्से में हुआ करता था। फिल्में बनी बॉलीवुड में गई, मलखान सिंह, खान सिंह, पूनम देवी, अलग अलग तरह की। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई और कहा मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विदिन 6 मंथ सारे डकैत समाप्त कर दिए। तो कुछ तो ऐसे, लेकिन कुछ का हृदय परिवर्तन हो गया। अब हमने एक आंदोलन चलाया अपने जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल्स में, पेशा एक्ट लागू करके जमीन जंगल के अधिकार देने का। तो कई का मन परिवर्तित हो गया कि इस रास्ते भी बदलाव लाया जा सकता है। तो कई लोग जो गलत रास्ते पर थे, नक्सलवादी, वो बदले और वो सही धारा में जुड़ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुधर सकते, तो फिर मजबूरी रहती है सुधरना। और हमारी पीढ़ी में मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो है कि वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हमारी पीढ़ी वो सुन सुन के बड़ी, उनकी कहानियाँ, उनकी फिल्में, और वो मामा जी ने खलास कर दिया। देखिए, कोई चीज अगर आप अच्छी मान लेंगे कि अच्छी और करना है तो तय करके फिर फैसला लेना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन सबकी भलाई के लिए, ज्यादा लोगों की भलाई के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उसमें दृढ़ होना पड़ता है कि नहीं, ये तो करना है। Thank you so much for your questions. What an evening this has been. I thank the chief guest, the moderator, and the panelists for such an engaging discussion. May I now request the Principal Mayo College, Mrs. Saurav Sinha, to present a token of our appreciation and gratitude to Shri Shivraj Singh Chauhan.